हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमीक्षा स्टडी सेंटर पे। हम रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे थे, रेलवे के एग्ज़ाम्स की, जिसमें आपके एनटीपीसी, जेई और एएलपी के आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जा रही थी। ग्रुप डी वाले भी तैयारी कर रहे थे, जिसमें मैं आपको साइंस में आए हुए इन सभी एग्ज़ामों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रही थी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पिछले साल आए हुए हैं उनको हम एक्सप्लेनेशन, और अगर न्यूमेरिकल है तो उसको भी हम सॉल्व कर रहे थे। साइंस में जितने भी न्यूमेरिकल आए हुए हैं प्लस कॉन्सेप्ट भी मैं आपको साथ साथ के बताती जा रही थी। तो इसमें हम बहुत सारे टॉपिक कर चुके थे। तो जिन किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं, आप प्लीज़ पहले जाके उन पर विज़िट करिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है इलास्टिसिटी। हाँ, हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वाले पोर्शन पे आ गए हैं। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन इलास्टिसिटी के और कुछ क्वेश्चन मैं आपके सरफेस टेंशन से भी ले रही हूँ, है ना। सरफेस टेंशन का और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज़ आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। आप देखिएगा, आपको ये टॉपिक्स जो है बहुत ही इजी लगने लगेंगे और आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे इस वीडियो के बाद। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द एनर्जी गेन्ड बाय द बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप इज कॉल्ड। किसी पिंड के आकार में परिवर्तन के कारण उसे प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? तो क्या कहते हैं हम उसको? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी या फिर मस्कुलर एनर्जी, क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, है ना। चेंज इन शेप की हम बात कर रहे हैं, तो शेप की वजह से ना तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ना मैकेनिकल, ना ही पेशी ऊर्जा। तो ये कौन सी होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। When you compress a coil spring, you do work on it. Elastic potential energy is, अगर हम एक कॉइल को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, उसको दबाते हैं, तो हम उस पर वर्क कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी ज़ीरो, इंक्रीजिंग, अनचेंज या फिर डिक्रीजिंग। तो क्या ऑप्शन होगा यहाँ पे? तो देखिए, अगर हम, ये आपकी कॉइल है, ठीक है, स्प्रिंग है, अगर हम इसको दबाएं और पास आ जाएगी, या फिर खींचें और दूर चली जाएगी। तो हम जो इसको होल्ड कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है, और ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, काइनेटिक तो है नहीं इसमें। तो ये क्या हो जाएगी? ऐसे में बढ़ जाएगी, ठीक है, इंक्रीजिंग होगी। तो इंक्रीजिंग वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे सही हो जाता है ना। स्प्रिंग जब हम खींचते हैं, ये मैं आपको एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ा रही थी, तो भी मैंने आपको इस तरीके के बहुत क्वेश्चन कराए हैं स्प्रिंग वाले, कि जब स्प्रिंग को हम कंप्रेस करेंगे या फिर इसको स्ट्रेच करेंगे तो कौन सी एनर्जी होती है? दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, अनचेंज रहेगी या फिर ज़ीरो? तो ये क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इन सीजीएस सिस्टम। देखिए, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन ये हमारा होता है चेंज इन लेंथ, ठीक है, चेंज इन लेंथ। तो यहाँ पे डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल फॉर चेंज, और यहाँ पे एल क्या है? जो आपकी ओरिजिनल लेंथ थी, है ना। तो यहाँ पे मीटर अपॉन मीटर, मान लीजिए मैंने लेंथ लिया है, एरिया भी हो सकता था आपका। तो यहाँ पे क्या है? मतलब आपकी सेम यूनिट है ना। सेम यूनिट अपॉन सेम फिजिकल क्वांटिटी अपॉन सेम फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाता है? तो इनकी यूनिट कैंसिल आउट हो जाती है। तो इट हैज़ नो यूनिट, इसकी कोई इकाई नहीं है वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है स्ट्रेन की। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डीफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड। अगर कोई एलिमेंट को, कोई चीज़ को हम क्या कर रहे हैं? डीफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उसके हम शेप साइज में उसके बदलाव ला रहे हैं, तो हम क्या करें? उस मटेरियल को क्या कहेंगे? उसकी इस प्रॉपर्टी को फ्लेक्सिबिलिटी, स्लाइडिंग, प्लास्टिसिटी या फिर सब्स्टिट्यूशन, क्या कहेंगे? तो देखिए, यहाँ पे बिना टूटे विकृत होने की क्षमता,
को क्या हम कहते हैं, तो ये होता है प्लास्टिसिटी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। तो हमें पूछा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हमारी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, परफेक्टली इलास्टिक की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ठीक है, परफेक्ट इलास्टिक ऑब्जेक्ट की वैल्यू 1 होती है। और परफेक्टली इन इलास्टिक की क्या हो जाएगी, परफेक्टली इन इलास्टिक की मैं बात कर रही हूँ, क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी ई की वैल्यू 0। और इन इलास्टिक की हो जाती है 0 और ई 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ नोट्स थे। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, हाउ डज अ ब्लोटिंग पेपर एब्जॉर्ब इंक। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक ब्लोटिंग पेपर जो होता है वो इंक को कैसे एब्जॉर्ब करता है। अगर उस पर इंक पड़ जाती है तो वो कैसे पूरा जो है इंक को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑप्शन है आपके, बाय ड्राइंग द इंक, स्याही को सुखाकर, कैपिलरी एक्शन, केशिका क्रिया, सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस, ठोसीकरण प्रक्रिया, या फिर एवापोरेशन मतलब वाष्पीकरण। तो देखिए, ये जो होता है ना ब्लोटिंग पेपर वाला, तो ये क्या करता है, ये कैपिलरी एक्शन करता है, जिसको हम केशिका क्रिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कैपिलरी में क्या है, पानी धीरे धीरे ग्रेविटी के अपोजिट साइड में, पानी या फिर कोई भी लिक्विड जो है ऊपर के साइड जो है मूव करता है अपोजिट टू द ग्रेविटी। इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, ड्यू टू विच ऑफ दिस प्रॉपर्टी डज कैरोसिन ऑयल राइज अप इन लैंटर्न विक। लैंटर्न विक में मतलब जो लालटेन जलाते हैं हम, उसमें जो मिट्टी का तेल है वो किस वजह से ऊपर उठता है। ठीक है, ये देखिए, ये है ना, ये जो उसकी मान लीजिए यहाँ पे विक है, तो ये जो कैरोसिन ऑयल रहेगा वो कैसे ऊपर, या फिर हम दिया जलाते हैं जो कॉटन वाला बॉल रहती है, उसमें ऑयल कैसे ऊपर की साइड बढ़ता है। अगर आप ध्यान दें तो ऑयल या फिर कोई भी जो भी आप फ्यूल डाल रहे हैं कैसे ऊपर की साइड बढ़ेगा, तो वो बढ़ता है कैपिलरी एक्शन की वजह से, केशिका क्रिया की वजह से। उसमें केशिका क्रिया होती है तभी वो ग्रेविटी के अपोजिट साइड बढ़ता है। राइट, अगले प्रश्न पे हम आते हैं, अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड टेंड्स टू coalesce because of its attraction of its particles minimize its possible area. The phenomena is called, उस phenomena की उस घटना को क्या कहते हैं जिसमें एक द्रव की बूंद एकत्रित होने लगती है क्योंकि उसके कणों को आकर्षण उसके संभावित क्षेत्र को न्यूनतम कर देता है। उस घटना को क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं, अधिकत कहते हैं, गुहिकायन कहते हैं, या फिर क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, तो देखिए, ये जो होता है वो पृष्ठ तनाव की वजह से होता है, जिसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं, जिसमें लिक्विड क्या रहता है, कम से कम एरिया जो है सरफेस टेंशन की वजह से, तनाव की वजह से कम एरिया करने की कोशिश करता है, जिसके कारण वो क्या है, सर्कुलर हो जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ड्यू टू विच प्रॉपर्टी अ फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल। जो बूंद होती है पानी की वो स्फेरिकल क्यों होती है। तो देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हमने इसके पहले किया है। क्यों होती है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर के लिए। ठीक है, क्योंकि पृष्ठ तनाव की वजह से वो कम से कम एरिया जो है कवर करना चाहता है। ठीक है, तो कम से कम एरिया कवर वो कब करेगा, जब वो सर्कुलर होगा, है ना। जैसे कि ये रेक्टेंगुलर है तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा एरिया है, सर्कुलर हो जाएगा तो कुछ कम एरिया रहेगा। इसीलिए सरफेस टेंशन ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है, गोलाकार का कारण है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, अ टैंक इज पार्शियली फिल्ड विथ अ लिक्विड मूविंग विथ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन अ टैंक। देखिए, आपको क्या क्या कथन दिए हुए हैं। The surface of liquid falls in the direction of motion and rises towards rear of the tank. The surface of liquid falls only on the center of the tank. The surface of liquid is fixed on horizontal, या फिर the surface of liquid rises in the direction of and falls towards the rear of the tank. तो देखिए, अगर यहाँ पे हमारा ये जो
कंटेनर है, टैंक है, वो पार्शियली फिल्ड है, ठीक है, पार्शियली फिल्ड है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है और यहाँ से हमारा वाटर जो है मूवमेंट कर रहा है। तो अगर यहाँ से मूवमेंट करेगा तो क्या होगा, यहाँ से जो वाटर का लेवल है वो कम होता जाएगा, इस साइड से देखिए, इस साइड से कम होता जाएगा, जबकि इस साइड से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो देखिए आपका ए ऑप्शन उस हिसाब से सही होता है कि सरफेस ऑफ द लिक्विड फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इस मोशन के डायरेक्शन से जो है लिक्विड फॉल होगा, एंड राइजेस टुवर्ड द रियर ऑफ द टैंक, और पीछे के साइड से, है ना, जहाँ से नहीं गिर रहा है वहाँ से क्या हो जाएगा, वहाँ से वाटर लेवल जो है राइज कर जाएगा। इसीलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट होता है। द्रव की सतह की गति दिशा में गिरती है और टैंक के पीछे की ओर बढ़ती है। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। एन आइडियल फ्लूइड, अब आइडियल फ्लूइड की कंडीशन पूछी है आपको, वेरी विस्कस अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स विस्कस लॉ, वैलिड इज कंसिडर्ड इन फ्लो, या फिर फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो एक आइडियल फ्लूइड या फिर आदर्श तरल पदार्थ वही होगा जिसमें कि कोई फ्रिक्शन नहीं होगा और वो इनकम्प्रेसिबल भी होगा। यही एक आइडियल कंडीशन है या एक आदर्श जो है कंडीशन है तरल पदार्थ की, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, पर अगर हम कहें तो यही है, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ये अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम इसको आदर्श कहते हैं, ठीक है। आदर्श कोई भी चीज़ नहीं है, सब में कोई ना कोई कमी रहती है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। इफ़ द डेप्थ ऑफ द वाटर इन अ डैम इज एच, एच हमको क्या दी है, डेप्थ दी है। ए इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वाटर, टी इज़ द थिकनेस ऑफ डैम, देन हाउ विल द प्रेशर अप्लाइड ऑन डैम विल डिपेंड। अब हमको यहाँ पूछा है कि जो प्रेशर अप्लाइड है वो किस पे डिपेंड करेगा। तो जैसा कि हम प्रेशर का फॉर्मूला जानते हैं, प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच, है ना। तो प्रेशर जो है हमारा किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कौन से ऑप्शन में हाइट दिया है, देखिए इसमें हाइट दिया है, लेकिन तीनों में किसी में थिकनेस एरिया भी ले रखा है, इसीलिए हम ऑप्शन डी कंसिडर कर रहे हैं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हाइट पे डिपेंड कर रहा है, एरिया या फिर थिकनेस पे नहीं कर रहा है, इसीलिए हम नन ऑफ दीज लगा रहे हैं। अगले प्रश्न पे आइए। व्हेन अ कॉर्क एंड अ नेल आर प्लेस्ड इन अ बीकर फिल्ड विथ वाटर, द कॉर्क फ्लोट्स वाइल द नेल सिंक्स। जो कॉर्क है अगर हम उसको बीकर में डालते हैं तो कॉर्क फ्लोट करती है, जबकि नेल, ठीक है, मतलब कि कील डूब जाती है। इसके पीछे क्या रीज़न है? डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, कॉर्क की डेंसिटी पानी से ज़्यादा है घनत्व। द डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, या फिर आयरन की जो डेंसिटी है वो पानी से ज़्यादा है, या फिर मास ऑफ आयरन नेल इज मोर देन द कॉर्क, मास ज़्यादा है, या फिर कॉर्क का मास जो है ज़्यादा है आयरन नेल से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए अगर कोई चीज़ पानी में डूब जा रही है, ठीक है, कोई चीज़ पानी में डूब जा रही है, इसका मतलब है कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, डेंसिटी इसकी ग्रेटर है, तभी ये पानी में डूबा है। तो आपका बी ऑप्शन उस हिसाब से सही हो जाता है कि लोहे का कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, तभी तो वो डूबा ना, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। बर्नौलीज थ्योरम जो है आपकी, वो किसके प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन पे, संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है आपके मोमेंटम, फोर्स, मास या फिर एनर्जी। तो ये जो है आपकी बर्नौलीज थ्योरम वो किस पर आधारित है? एनर्जी पे आधारित है। देखिए बर्नौलीज थ्योरम में आपका होता क्या है, इसका जो फाइनल स्टेटमेंट आता है वो क्या होता है, प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, इन सब का सम आपका होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से एनर्जी या ऊर्जा आपका करेक्ट आंसर है, ये आपने एनर्जी निकाली है, राइट। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। What will be the force produced by a wall which water is falling normally at the speed of 10 meter per second and the discharge is 0.0001 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आपको इसमें से बताना है कि फोर्स अप्लाइड कितना होगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं आपको बोलूँ कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। अब यहाँ पे हम जानते हैं
कि प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, रो जी एच इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, हम ये भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमको एफ ही निकालना है, तो एफ का फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, रो जी एच इंटू ए। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ रख देते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमारा हाइट और एरिया मिलके क्या हो गए, एरिया और इनटू हाइट, ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया ना। तो ये F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो जी वी, ये V फॉर वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे वैल्यूज़ रखते हैं। देखिए वॉल्यूम तो यहाँ पे दिया नहीं है, अच्छा चलिए हम फिर वो जेट वाले फार्मूले से कर सकते हैं। एक सेकंड, देखिए मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं इस न्यूमेरिकल में। यहाँ पे आप फार्मूला नोट कर लीजिए, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन मूविंग फ्लैट प्लेट टू जेट। इसका देखिए फार्मूला हम रखते हैं फोर्स का, रो ए, रो आपका डेंसिटी है, ए आपका एरिया है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ये हम कर देते हैं। तो इसमें हम वैल्यू रख देते हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं। तो F इज इक्वल्स टू रो ए वी स्क्वायर में, तो रो की वैल्यू आपकी क्या है, यहाँ पे हम वैल्यूज़ रखेंगे 10 इंटू 1 इंटू, हम इसको चेंज कर लेंगे 10 टू द पावर -4 में, और ये आंसर आ जाएगा हमारा 1 न्यूटन। तो ए ऑप्शन आपका 1 न्यूटन आंसर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में हम आते हैं, व्हाट इज़ फ्रिक्शन इन फ्लूइड कॉल्ड। फ्लूइड में जो फ्रिक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, हार्डनेस कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं, डिफॉर्मिटी कहते हैं, या फिर रैंसिडिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं, जिसको हम चिपचिपापन कहते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगले प्रश्न पे आते हैं, द बायोन्सी फोर्स एक्टिंग अपवर्ड on a body fully or partially immersed in a liquid is equal to weight of the fluid displaced by the body. This statement related to, तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है आपका, ये क्या है, ये आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल का सिद्धांत है, ये उसी का आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है। इसमें क्या कह रहा है कि बायोंट फोर्स जो कि कहाँ लगता है, अपवर्ड की तरह लगता है, बायोंट फोर्स किधर लगता है, अपवर्ड। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि बायोंट फोर्स किधर लगता है, ऊपर की तरफ। फॉर अ बॉडी फुल्ली या फिर पार्शली इमर्स, जितने भी इमर्ज करी गई है लिक्विड में, वो जितना लिक्विड जो है डिस्प्लेस करती है, जितना भी लिक्विड वो डिस्प्लेस कर रही है, जितना लिक्विड ऊपर आता है, वो इक्वल है उसकी, उस बॉडी जो इमर्ज करी गई है उसके वेट के इक्वल है। ठीक है, तो यही आपका क्या है, आर्किमिडीज के सिद्धांत का कथन है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, शिप फ्लोट्स इन वाटर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी। जो शिप पानी में जो फ्लोट करते हैं वो बायोन्सी की वजह से करते हैं। विच साइंटिस्ट इज क्रेडिटेड विथ आइडेंटिफाइंग दिस प्रिंसिपल फर्स्ट। तो इस प्रिंसिपल को देने के लिए हम किसको यहाँ पे क्रेडिट करते हैं, नील बोर को, कैपलर को, आर्किमिडीज को, या फिर रदरफोर्ड को। तो यहाँ पे आर्किमिडीज को हम इस सिद्धांत के लिए श्रेय देते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पे हमें गलत कथन के बारे में बताना है। इफ़ द बायोंट फोर्स इज लेस द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल सिंक। ऑब्जेक्ट डूब जाएगा अगर बायोंट फोर्स कम है, या फिर इफ़ द बायोंट फोर्स इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट फ्लोट। अगर बायोंट फोर्स ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, या फिर इफ़ बायोंट फोर्स इज लेस देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्लोट। अगर बायोंट फोर्स कम है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा, या फिर इफ़ बायोंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट तब ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, तो देखिए ये सारे स्टेटमेंट आपके सही है कि बायोंट फोर्स अगर इक्वल है वेट के तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट पानी के अंदर फ्लोट करेगा, ऊपर नहीं करेगा, अंदर यहाँ पे बीच में कहीं फ्लोट करेगा। और अगर बायोंट फोर्स कम है तो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स कम है तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सरफेस पे फ्लोट करेगा। लेकिन ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाता है कि यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम है तो वस्तु तैरेगी। ठीक है, अगर कम है तो कैसे तैरेगी, तब तो डूब जाएगी,
है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द सेंटर ऑफ बायोन्सी इज ऑलवेज, सेंटर ऑफ बायोन्सी कहाँ होती है? कॉन्साइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ कॉन्साइड करती है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कॉन्साइड्स विद द सेंट्रॉइड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, डिस्प्लेस लिक्विड के सेंट्रॉइड के साथ कॉन्साइड करती है। लोकेटेड अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण केंद्र के ऊपर। लोकेटेड बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण केंद्र के नीचे स्थित होती है। तो इसका ऑप्शन देखिए बी सही होता है। विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के साथ मेल खाता है। कॉन्साइड विद द सेंट्रॉइड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रिंसिपल और लॉ डू ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन वाटर, ऑब्जेक्ट जो भी रहते हैं पानी में फ्लोट किन कारणों से कहते हैं, किन जो है प्रिंसिपल के आधार पे ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट करते हैं? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? सी ऑप्शन, आर्किमिडीज का सिद्धांत की वजह से क्या रहते हैं, ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट करते हैं। ये चीज़ इससे हम समझ सकते हैं। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। व्हेन अ बॉडी इज फुली और partially immersed in a liquid, the body experienced an upthrust force equal to the weight displaced from fluid. What is the principle known? तो देखिए सेम क्वेश्चन आपका दूसरे साल पे भी रिपीट हुआ है, एग्जाम भी डिफरेंट है। तो उस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। According to the Archimedes principle, the buoyancy force experienced by a body immersed in a liquid is equal to the which of the following? जो पानी जो अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से बायोस फोर्स जो बॉडी को लगता है वो क्या रहता है? बाई अ बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? वो किसके इक्वल रहता है? टोटल वेट ऑफ द बॉडी एंड द फ्लूइड, टोटल वेट डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी, या फिर टोटल वेट ऑफ द बॉडी। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? तो देखिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय। जितना बॉडी जो है फ्लूइड को, जितना वो ये ऑब्जेक्ट है जितना भी फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगी उसी के इक्वल जो है आपका बाइंड फोर्स लगेगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। What is the upward force applied by water called? जो upward force लगता है उसको हम क्या कहते हैं? तो देखिए उसको हम इनमें से कुछ नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं बायोएंसी। ठीक है, क्या कहते हैं? बायोंट फोर्स, बायोंट फोर्स यानी कि प्लावन बल कहते हैं हम उसको। ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही होना चाहिए था, ये कुछ मिसप्रिंट हो गया। प्लावन बल आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ शिप्स इज बेस्ड ऑन, शिप की स्पीड जो रहती है वो किस पे बेस्ड रहती है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, फैराडेज लॉ पे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे, या फिर न्यूटन सेकंड लॉ पे? तो देखिए अगर हम शिप वगैरह की बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ की तो वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के सिद्धांत पे जो है बेस्ड है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। व्हाट इज द अपवर्ड प्रेशर प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ फ्लूइड कॉल? अगर हम ऑब्जेक्ट पर कोई उसकी सरफेस पे रख देते हैं, ठीक है, तो उसमें जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बायोंट फोर्स कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगले प्रश्न में आते हैं हम। यूज्ड इन अपवर्ड थर्स्ट एंड लोड, तो देखिए जो अप थर्स्ट लगता है किसी में भी ऊपर के साइड लगता है, जबकि ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा होता है तो किस डायरेक्शन में होता है? अपोजिट डायरेक्शन में, उसकी विपरीत दिशा में होता है। जहाँ भी हम डालते हैं वहाँ पे अप थर्स्ट क्या कहाँ लगता है? उसके विपरीत दिशा में जो फोर्स लगता है उसको हम अप थर्स्ट, तो ये अपोजिट डायरेक्शन यानी बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगले प्रश्न में हम आते हैं। व्हाट इज द अनदर नेम फॉर बायोंसी फोर्स एक्सर्टेड बाई वाटर ऑन इमर्स्ड बॉडी? बायोंस फोर्स को, उत्प्लावन बल को, और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? तो ऑप्शन है आपके तो देखिए बायोंट फोर्स को और हम क्या कह सकते हैं? तो उसको हम एक कह सकते हैं, यहाँ पे सारे ऑप्शन सही नहीं दिए हैं तो यहाँ पे उसको हम कह सकते हैं अपथर्स्ट, अपथर्स्ट, जिसको हम उत्क्षेपण भी कहते हैं, उत्क्षेपण, उत्क्षेपण।
ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाता है। ये आपके निष्कासन, घर्षण बल, दबाव आपके सही उत्तर नहीं है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। इफ़ यू फिल अ ग्लास कंप्लीटली विथ वाटर एंड आइस, आइस कंप्लीटली मेल्ट्स, व्हाट हैपन्स? अगर आप आइस डालते हैं पानी में, एक ग्लास में, तो क्या होगा? वाटर विल फ्लो आउट, पानी जो है बाहर आ जाएगा अगर आइस मेल्ट हो जाती है। आइस विल सेटल एट बॉटम, या फिर आइस बॉटम पे सेटल हो जाएगी। वाटर लेवल विल रिमेन सेम, वाटर का लेवल सेम रहेगा। या फिर वाटर लेवल डिक्रीज हो जाता है क्योंकि आइस मेल्ट हो जाएगी। क्या होगा? तो देखिए, जब हमने आइस डाली पानी में, सपोज, ठीक है, पानी डाली, तो यहाँ पे आइस ने जब हम डाली ना, तभी उसका वाटर का लेवल जो है राइज हो गया। क्यों? क्योंकि जितना उस आइस के लिए उसको स्पेस चाहिए था, जितना उसका वेट था, उतना लिक्विड डिस्प्लेस हो गया था ऑलरेडी, अब थर्स्ट उसमें ऑलरेडी लग गया था। तो जब वो मेल्ट भी होगी तो वो अपने उसी पोजीशन पे रहेगी ना, अपनी जगह तो उसने ले ही ली है। तो वाटर लेवल विल रिमेन सेम आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो उसके बाद उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। इफ़ द ऑब्जेक्ट सिंक, अगर ऑब्जेक्ट डूब जाता है, द थर्स्ट एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी, तो जो थर्स्ट होता है वो क्या होगा? मोर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर लेस टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर ज़ीरो। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट जो है सिंक कर गया, डूब गया है, इसका मतलब क्या है? थर्स्ट कम रहा होगा, तभी तो ऊपर नहीं गया ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका कम होता है, सही होगा कि वस्तु के भार से कम। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अपथर्स्ट फोर्स एंड वेट एक्ट ऑन, अपथर्स्ट फोर्स जो लगता है वो कहाँ लगता है? देखिए, डाउनवर्ड, इन अपोजिट डायरेक्शन, अपवर्ड, या फिर इन सेम डायरेक्शन। तो कहाँ लगते हैं ये? तो ये लगते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। वेट आपका नीचे जा रहा है ना, जबकि अपथर्स्ट आपका ऊपर की, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में देखिए, व्हाट इज द फोर्स कॉल्ड दैट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द लिक्विड सरफेस? जो लिक्विड सरफेस के अपोजिट पे फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं? तो देखिए, इसको एजेक्शन नहीं कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? अपथर्स्ट। अपथर्स्ट भी कहते हैं, या फिर हम बायोंट फोर्स भी कह सकते हैं, बायोंट फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पे भी हम क्या कह सकते हैं? उत्क्षेप कह सकते हैं, उत्क्षेप बल आपका करेक्ट उत्तर होगा। दाब, खिंचाव, टॉर्क, ये सब नहीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। when an object is immersed in water and upthrust force act on it, this force is called, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? तो उस फोर्स को बायोंसी फोर्स कहेंगे, उत्प्लावन बल कहेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल? इसमें से कौन सी चीज़ है जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर क्या है? जिससे हम दूध का वो नापन करते हैं, है ना, उसकी शुद्धता का। डिज़ाइनिंग ऑफ एरोप्लेन विंग्स, जो एरोप्लेन के विंग्स रहते हैं उनकी डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग ऑफ शिप्स एंड सबमरीन, सबमरीन की जो डिज़ाइन होती है उनके हो। या फिर हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर का। तो इसमें क्या होगा? तो वाटर से रिलेटेड या लिक्विड से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो अंडरस्टूड है कि वो हमारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे होगी, लेकिन एरोप्लेन विंग्स की जो डिज़ाइन है वो आपकी आर्किमिडीज के सिद्धांत के हिसाब से नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स, द अपथर्स्ट अप्लाइड बाय वाटर ऑन ऑब्जेक्ट विल बी, अगर एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है पानी पे, तो अपथर्स्ट क्या होगा? लेस देन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ज़ीरो, इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर मोर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या आंसर होगा? तो यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट कर रहा है बाय वाटर, वाटर पर फ्लोट कर रहा है, सरफेस पे नहीं लिखा है, वाटर पे फ्लोट कर रहा है। तो क्या होगा? इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर दोनों का वेट बराबर है तो वाटर पर, वाटर की सतह पर नहीं, वाटर पर करेगा। ठीक है, अंदर करेगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। When a body is fully or partially immersed in a liquid, the force applied on it in vertical direction, अगर हम fully या partially immersed करते हैं तो क्या होता है? फोर्स हमारा जो है अप्लाई होता है वर्टिकल डायरेक्शन में, इन विच इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय बॉडी, जो कि फोर्स जो है इक्वल होता है
वेट जो है लिक्विड का जो कि बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस किया जाता है। दिस इज एक्सप्लेन बाय विच लॉ, ये किस लॉ के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के द्वारा, लेंज़ेस लॉ के द्वारा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या फिर फैराडेज लॉ? तो बहुत सिंपल आंसर है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ऐसे ही हम अगला प्रश्न कर लेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोन्सी फोर्स ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स ऑन, मैग्नीट्यूड ऑफ जो बायोन फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है? मास पे, डेंसिटी पे, टेम्परेचर पे या फिर वॉल्यूम पे? तो ये किस पे डिपेंड करता है? बहुत देर से हम डेंसिटी डेंसिटी बोल रहे हैं ना कि डेंसिटी ज़्यादा होगी ऑब्जेक्ट की तो क्या करेगा? सिंक हो जाएगा। डेंसिटी कम होगी वाटर से तो फ्लोट करेगा। तो बी ऑप्शन घनत्व आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। द बायोन्सी फोर्स डिपेंड्स ऑन डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। तो इस क्वेश्चन में आपका यहाँ पर ब्लैंक है, बायोन फोर्स का डैश डिपेंड्स ऑन डेंसिटी एंड वॉल्यूम। तो देखिए डेंसिटी और वॉल्यूम जो कि आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं वो किस पे डिपेंड करेंगी? तो वो आपकी मैग्नीट्यूड या परिमाण पे डिपेंड करेंगी। जबकि अगर यहाँ पे फोर्स बोला होता ना कि अपथस फोर्स किस पे डिपेंड करेगा तो आप डायरेक्शन बोल सकते थे, क्योंकि फोर्स ऑब्वियसली डायरेक्शन डिपेंडेंट है ना, क्योंकि अपथस फोर्स लग रहा है। तो इसीलिए आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है ना, परिमाण। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आपकी आर्किमिडीज प्रिंसिपल या फिर इलास्टिसिटी इन सबसे मिक्स करके मैंने क्वेश्चन लिए थे। अगले वीडियो में मैं और भी कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी, प्रेशर के क्वेश्चंस होंगे उसमें। तो उनको देखने के लिए चैनल से आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन।